हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CS से टाटा में। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं प्रम IAS का। और इसके पहले हमारा एक वीडियो अपलोड हो गया है प्रम IAS का करंट अफेयर से। और यह करंट अफेयर्स मार्च 2024 का है। और इसमें आपको सभी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसमें क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, आपको सब्जेक्टिव सारे चीज़ दिए गए हैं, डिटेल्स में दिए गए हैं। जैसे कि राष्ट्रीय समाचार है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, विश्व मामले, राज्य समाचार, रिपोर्ट, सूचकांक, वन लाइनर, करंट अफेयर्स भी कुछ दिया गया है, नियुक्तियाँ, रक्षा, पुरस्कार, सम्मान, खेल, किताब और लेखक, श्रद्धांजलि, महत्वपूर्ण दिन और विषय, इन सारे टॉपिक से संबंधित इसमें क्वेश्चन दिया गया है। और आपको पता है कि करंट अफेयर्स का रोल आपके एग्जाम में कितना ज़्यादा रहता है। स्पेशली आप अगर BPSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आप करंट अफेयर्स आपका सही हो जाता है तो एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 40 से 42 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में PPSC एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट का, बहुत सारे एकेडमी का करंट अफेयर्स कराना चाह रहे हैं और कराने जा रहे हैं। अभी जो है हमारा प्रम IAS का है, इसके बाद से क्रॉनिकल का आपको मिलेगा। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स देखने के लिए और बहुत सारे सेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए, इसके पहले हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए हैं। एक मिनट, ये वाला कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ ज़्यादा है तो छोटा छोटा करके वीडियो बनाना है, नहीं तो बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपके लिए ही थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा देखने में। छोटा वीडियो देखना आसान रहता है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। अब करना हमको 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन से। ठीक है, तो है 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। ठीक है, 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई में आयोजित होने वाला है। कहाँ में होगा, यहाँ पे पूछ देगा कहाँ पे होने वाला है, तो दुबई में 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में होगा। कौन सा है, 11वां है। शिखर सम्मेलन का थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना। देखिए, एग्जाम में आपको कहाँ पे कोई सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा या नहीं होगा, ये पूछे या ना पूछे, लेकिन आपसे थीम जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो थीम पे जरूर ध्यान देंगे। और ये नहीं कि मैं बोल दी कि कहाँ होगा ये ध्यान नहीं देंगे, मतलब उसे भी ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दुबई में होने वाला है और इसका थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक है, इसमें भारत, तुर्की और कतर को 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है। आपसे ये भी पूछ देगा कि 11वां विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन जो दुबई में किया गया है, इसमें सम्मानित अतिथि घोषित किसे किया गया है, तो भारत को, तुर्की को और कतर को इसमें सम्मेलन किया गया है, सम्मानित किया गया है। शिखर सम्मेलन का लक्ष्य है दुनिया भर में 25 से अधिक सरकार और राज्य प्रमुखों के बीच चर्चा को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। प्रधानमंत्री ने, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन किया। भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो हमारे PM के द्वारा किया गया है। भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन। चलिए, तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। PM मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स्ट 2024 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन। ठीक है, तो इससे संबंधित है कि देश में आयोजित अब तक के सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री ने भारत के 2 सबसे बड़े प्रदर्शनी केंद्रों भारत मंडपम और यशोभूमि में एक साथ होने वाले कार्यक्रम के महत्व पर भी जोर दिया है। कौन कौन, 2 सबसे बड़ा प्रदर्शनी कार्यक्रम केंद्र कौन सा है, भारत मंडपम और यशोभूमि में एक साथ होने वाले कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रमुख उदाहरण बताया, जिसमें पूरे देश की विविध कपड़ा परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि जो भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन किया गया, इसमें कौन से संबंधित है, तो आपके किससे संबंधित है, कपड़ा से संबंधित है, टेक्सटाइल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एम्स बिलासपुर में पावर ग्रिड विश्राम सदन की आधारशिला रखी गई। कहाँ पे, एम्स बिलासपुर में पावर ग्रिड विश्राम सदन की आधारशिला रखी गई है। देखिए, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 दूसरा है यहाँ पे, इसके बारे में 23 फरवरी को
23 फरवरी 2024 को एम्स बिलासपुर में पावर ग्रिड विश्राम सदन की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, किस तारीख को किया गया? 23 फरवरी को किया गया। आजकल एग्जाम में आपसे डेट से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डेट भी याद रखेंगे किस दिन किया गया। तो 23 फरवरी को किया गया और बिलासपुर में किया गया पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन। पावर ग्रिड ने प्रतीक्षारत रोगियों और उनके परिचारकों को आरामदायक प्रवास प्रदान करने के लिए विश्राम सदन की स्थापना की गई है। पावर ग्रिड अपने विभिन्न विश्राम सदनों में 3000 से अधिक बिस्तरों की सुविधा प्रदान करके समाज के कमजोर और जरूरतमंदों को वर्गों तक पहुंच रहा है। ठीक है, ये विश्राम सदन बनाया गया है जिसमें से जो भी ज़रूरतमंद है, गरीब जाते हैं वहाँ पे, उनको क्या किया जाएगा, जो भी रहने की सुविधा है दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2024। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 मनाया गया हाल ही में। तो पीएम मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन करेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 6 से 9 फरवरी तक गोवा में होने वाला है। आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुआ है भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन, तो 6 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक गोवा में इसका आयोजन हुआ है और पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह आयोजन भारत के सबसे व्यापक और विशिष्ट ऊर्जा प्रदर्शनी सम्मेलन के रूप में खड़ा है, जो संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एकजुट करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत के ऊर्जा उत्पादन इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के ऊर्जा परिवर्तन उद्देश्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री वैश्विक तेल और गैस सीईओ और विशेषज्ञों के साथ एक गोलमेज चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के ऊर्जा परिवर्तन उद्देश्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। ठीक है, एक उत्प्रेरक के रूप में इसका काम करना है। इसके बाद पीएम मोदी जो है वैश्विक तेल और गैस सीईओ और विशेषज्ञों के साथ एक गोलमेज चर्चा में भी शामिल होने वाले हैं। कहाँ से है? यहाँ से। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दौरान स्टार्टअप को बढ़ावा देने और उसका पोषण करने पर महत्वपूर्ण जोर दिया जाएगा। किस पे जोर दिया गया है? स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। ये जो ऊर्जा सप्ताह मनाया गया इसमें स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, उनका पोषण करने और पोषण करने पे भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उन्हें ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, एक मिनट, आपको ये वाला डेट जो है ना, कब से कब तक इसको मनाया गया है, तो 6 से 9 फरवरी तक मनाया गया है। इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारत इसका आयोजन का सबसे व्यापक और विशिष्ट ऊर्जा प्रदर्शनी सम्मेलन के रूप में खड़ा है। उद्देश्य कहाँ पे दिया है? एक मिनट, हाँ, इसका उद्देश्य भारत के ऊर्जा परिवर्तन उद्देश्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। इसका उद्देश्य भी याद रखेंगे। इसी सब संबंधित से अंदर से क्या होता है कि क्वेश्चन बना दिया जाता है और हम लोग को पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है कि विमर्श 2023 कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए 5G हैकाथन। क्या कर रहा है? विमर्श 2023 कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए 5G हैकाथन। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि दूरसंचार विभाग की SRI इकाई के तहत संचालित टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया ने विमर्श 2023 5G हैकाथन का आयोजन किया है। तो इस किसके द्वारा किया गया है? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा 5G हैकाथन को संचालित किया गया। किसके द्वारा? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा इसको चालू किया गया। विमर्श 2023 5G हैकाथन का आयोजन किया गया है। गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ इसका आयोजन किया गया। किस के सहयोग से? तो गृह मंत्रालय के तहत किया गया है। छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाए इधर उधर करने में, आप लोगों को भी दिक्कत हो रहा है। फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ, देखिए फिर से पढ़ रही हूँ। क्या है कि विमर्श 2023 कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए 5G हैकाथन लॉन्च किया गया। ठीक है, तो दूरसंचार विभाग की SRI इकाई है के तहत संचालित जो है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया ने विमर्श 2023 5G हैकाथन का आयोजन करने के लिए गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ सहयोग किया है। ठीक है, तो टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया ने
विमर्श 2023 5G हैकाथन का आयोजन करने के लिए किसके साथ? गृह मंत्रालय के तहत आता है, जो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, इन दोनों के सहयोग से इसको लॉन्च किया है। विमर्श 2023 का आयोजन किया है। इस आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य है आपको महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक नवीन समाधान तलाशना, उनकी चुनौतियों का समाधान करना और क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए 5G हैकाथन लाया गया है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि क्या करना है? महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटना है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नवीन समाधान तलाशना है, उनकी चुनौतियों का समाधान करना है और क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना था। ठीक है। 21 और 22 फरवरी 2024 का आयोजित स्क्रीनिंग के तीसरे और अंतिम चरण के दौरान 23 स्टार्टअप और संस्थानों में से 22 ने DOT द्वारा वित्त पोषित IIT मद्रास 5G टेस्ट बेड और यूज केस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन किया। ठीक है। तीसरे स्क्रीनिंग जो होता है और अंतिम चरण के दौरान आपको 23 स्टार्टअप्स और संस्थान में से 22 ने आपको, और DOT क्या होता है? दूरसंचार विभाग उसको बोलते हैं, के द्वारा जो वित्त पोषित है IIT मद्रास 5G टेस्ट बेड में यूज केस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन किया है। वीडियो का पॉज करके खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप रोक करके खुद से भी पढ़ लेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में अच्छे से याद कर पाएंगे, सोच पाएंगे। ठीक है। प्रस्तुतियाँ सम्मानित जूरी सदस्यों में उपस्थिति भौतिक और आभासी दोनों तरह से हुई है। चलिए इसको आप रोक के देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ तो आप वहीं सुन करके कर लेंगे, नहीं, आप क्या कर सकते हैं, वीडियो रोक करके फिर खुद से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे खुद से पढ़िएगा तो और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। मतलब खुद से पढ़ने से ज़्यादा ही कंफर्म होता है। मैं तो एक जरिया हूँ आपके पास, मेरे पास जो भी अवेलेबल है आपके पास मैं प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ, लेकिन आप खुद से इसको याद करने के लिए आप अलग तरीका भी निकाल सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसे सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। आपको जिस तरह से याद हो, जिस तरह से आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 तक पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के विस्तार को मंजूरी दी है। 25-26 तक पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के विस्तार को मंजूरी दी गई है। विस्तार के साथ साथ योजना के अंतर्गत नई पात्र, एक मिनट, विस्तार के साथ साथ क्या किया गया है? विस्तार के साथ साथ योजना के अंतर्गत नई पात्र संस्थाओं और निवेश क्षेत्र को शामिल किया गया है। AHIDF को 2021-22 में प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 3 साल के लिए लॉन्च किया गया था। AIDH क्या है? इसी का फुल फॉर्म है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि। AHIDF को प्रधानमंत्री के जो भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन है ना, उसके तहत 3 साल के लॉन्च किया गया है। और अभी इसको बढ़ा करके कहाँ तक कर दिया गया? 2025 से 26 तक कर दिया गया। ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो AHIDF का लक्ष्य है निम्नलिखित देशों क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है, जैसे डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा। अब इसमें पशु आहार संयंत्र, नस्ल गुणन, फॉर्म, पशु अपशिष्ट धन प्रबंधन आदि भी शामिल हो गए हैं। तो आपको इसमें इसका लक्ष्य जरूर याद करना है कि जो डेयरी पशुपालन है यानी AHIDF है, इसका लक्ष्य क्या है? तो क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है, जैसे डेयरी प्रसंस्करण हो गया, आपको मांस प्रसंस्करण में, मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा में, इन सारे में क्या करना है? निवेश को प्रोत्साहित करना है। अभी वर्तमान में आपको पशु आहार संयंत्र, नस्ल गुणन, फॉर्म, पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन, इन सारे को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है। और इसका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 2025 से लेकर के 26 तक बढ़ाया गया है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को। इसकी प्रमुख विशेषता है योग्य संस्थाएं, व्यक्तिगत उद्यमी, निजी कंपनियां, किसान उत्पादक संगठन, व्यक्तिगत उद्यमी, निजी कंपनियां, किसान उत्पादन संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 कंपनियां गैर लाभकारी संगठन है। अब इसके अंतर्गत डेयरी सहकारी समितियां भी शामिल हो गई है। ठीक है। तो इसकी विशेषता को भी याद कर लेंगे, क्या है कि इसमें योग्य संस्था को शामिल करना है। कौन कौन?
जो व्यक्तिगत उद्यमी है, निजी कंपनी है, किसान उत्पादक संगठन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो है एमएसएमई, उनको शामिल करना है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 8 कंपनी जो आती है उनको भी शामिल करना है। वर्तमान में इसमें क्या है, सहकारी समिति भी शामिल हो गई है। जो अभी जो है ना ये वाला टॉपिक पशुपालन और संरचना विकास निधि, इसमें आपको बहुत सारे बातों को दिया गया है, ठीक है। तो इसे अच्छे तरीके से आप इसका नोट्स भी बना लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में आराम से क्या हो सके, आप इसको याद कर सके और इसको देख सके। नहीं तो वीडियो भी 1-2 बार सुन लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी में दिया गया कि ऋण सुविधा कहाँ से मिलेगा आपको, तो सरकार जो है अनुसूचित बैंक, नाबार्ड, एनडीबी आदि के द्वारा 90% तक के ऋण के लिए 8 वर्षों के लिए 3% ब्याज छूट 2 वर्ष की स्थगन अवधि सहित प्रदान करती है। ब्याज छूट आपको कब मिलेगा, 8 वर्षों के लिए 3% पर ब्याज छूट, मैंने इसमें ब्याज नहीं मिलेगा 3% तक, ठीक है। और 2 वर्ष स्थगन अवधि होता है कि 2 वर्ष तक आपको कुछ भी मतलब पैसे को नहीं चुकाना है। इतने दिनों के लिए आपको क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। साथ ही आपको क्रेडिट गारंटी फंड यानी CGF से उधार लिए गए क्रेडिट के 25% तक MSME और डेयरी सहकारी समितियों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है। CGF का प्रबंधन नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्रेडिट गारंटी फंड का देखिए, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन जाता है कि CGF यानी क्रेडिट गारंटी फंड का जो अथी किया जाता है, प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जा रहा है कि क्रेडिट गारंटी फंड का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप एक नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा इसको बार बार देखने से ही याद होगा। नेक्स्ट है कि PM ने काशी में शिवपुर, फुलवरिया, लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। कहाँ पे, काशी में शिवपुर, फुलवरिया, लहरतारा मार्ग के निरीक्षण किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी 2024 की रात करीब 11 बजे शिवपुर, फुलवरिया, लहरतारा मार्ग का निरीक्षण करने निकले। हाल ही में उद्घाटन की गई यह सड़क दक्षिणी भाग में रहने वाले लगभग 5 लाख निवासियों के साथ साथ BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और BLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, BLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स और BHU क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। कौन सा, दक्षिणी भाग में रहने वाले के लिए एक सड़क का उद्घाटन किया गया, जिससे हवाई अड्डा, लखनऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर की ओर यात्रा सुविधा मिल रही है। 360 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह सड़क बुनियादी ढांचा, पहल, यातायात की भीड़ को कम करने और यात्रा की दूरी को कम करने में सहायक है। कितना इसमें कितना लागत आया है, तो 360 करोड़ रुपए की लागत आई है इस सड़क को बनाने में। 360 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया गया है। कौन सा, शिवपुर, फुलवरिया, लहरतारा मार्ग को बनाने में 360 करोड़ रुपये का लागत हुआ है। और यहाँ पे किसको सुविधा मिलेगा, तो BHU और BLW लोकोमोटिव वर्क्स है, जिससे क्या है 5 लाख निवासियों को सुविधा मिलेगा जो भी इस जगह से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको हवाई अड्डा, लखनऊ, आजमगढ़, गाजीपुर की यात्रा की भी सुविधा मिल रही है, ठीक है। बनारस में है तो इसका तो निरीक्षण होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान या वस्त्रों के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट की योजना को 2026 तक बढ़ा दिया है। क्या किया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा परिधान या वस्त्रों के निर्यात के लिए जो भी राज्य और केंद्रीय कर और लेवी में छूट था, उस योजना को 2026 तक क्या किया गया, बढ़ा दिया गया है। इसको क्या कहते हैं, राज्य और केंद्रीय कर और लेवी को ROSCTL, ठीक है। तो ROSCTL के बारे में क्या कहा गया है कि 2019 में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। इससे राज्य शुल्क योजना का स्थान लेगा, इसने राज्य शुल्क योजना का स्थान ले लिया है। 2019 में इसको लाया गया था। इसका उद्देश्य है निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की भरपाई छूट करना,
पात्रता यानी परिधान, इसका पत्ता क्या है कि परिधान अध्याय 61 और अध्याय 62 के तहत मेड मॉप, अध्याय 63 के तहत केंद्रीय अधिनियम 1985, ये क्या कह रहा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ क्या है, अधिनियम 1985 है। यानी इसका पात्रता क्या है, किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो एक लॉ है उसके बारे में बता रहा है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के तहत इसको लाया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग DOR के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है, DOR के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। प्रधान या वस्त्र यानी कपड़ा क्षेत्र के बारे में क्या है कि देश की GDP में लगभग 2.3, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% योगदान करता है। कपड़ा क्षेत्र किसमें, देश का हमारा जो GDP है उसमें 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% योगदान देता है। कपड़ा और परिधान वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4% है। वैश्विक व्यापार में कपड़ा का कितना योगदान है, हमारा हिस्सेदारी है तो 4% है। और विश्व में तकनीकी वस्त्रों का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में कपास और जूट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया का 95% हाथ से बुना कपड़ा भारत से आता है। देखिए यहाँ से आपका टॉपिक बहुत अच्छा से एग्जाम में बन जाएगा कि विश्व में तकनीकी वस्त्रों का क्या है, भारत 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में कपास जूट का सबसे बड़ा उत्पादकों में से एक है भारत। और दुनिया में रेशम उत्पादन में कितने स्थान पे आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है। और 95% कपड़ा हाथ से बुना हुआ कहाँ से आता है, तो हमारे भारत से आता है। GDP में कपड़ा का कितना योगदान है, तो हमारा 2.3% है। औद्योगिक उत्पादन में 13% है, निर्यात में 12% योगदान है। इन सारे टॉपिक को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे याद कर सकते हैं। नहीं होगा तो 2-3 बार वीडियो भी देख सकते हैं या आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे भी आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी लगे आप वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि ऐसे ही छोटा मोटा करंट अफेयर्स का बुक पढ़ के एग्ज़ाम निकाल ले, वो भी BPSC का, तो अब नहीं निकलने वाला है। आप इसके पहले वाला क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं कि किस तरह से करंट अफेयर्स पूछा गया था। PM मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। भारत का सबसे लंबा स्टे ब्रिज है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, PM मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, सुदर्शन सेतु जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, सिग्नेचर ब्रिज, सुदर्शन सेतु को क्या कहा जाता था, सिग्नेचर ब्रिज। इस सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है, तो अब इसको कहा जा रहा है सुदर्शन सेतु, PM मोदी के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण 979 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। तो लागत कितना है, 979 यानी 979 करोड़ रुपये की लागत हुआ है। सिग्नेचर ब्रिज को अब वर्तमान नाम है सुदर्शन सेतु, उसका उद्घाटन किया गया। प्रभावशाली 2.3 किलोमीटर में फैला है। तो इसकी लंबाई कितना है, तो 2.3 किलोमीटर लंबा है। यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। तो भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल भी पूछ सकता है, तो सुदर्शन सेतु है। जो कहाँ से किसको जुड़ेगा, तो ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करेगा। आपको गुजरात में इसको बनाया गया है। कहाँ से, ओखा का जो मुख्य भूमि है और जो बेट द्वारका द्वीप है उनके बीच को जोड़ता है। सुदर्शन सेतु क्षेत्र कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है, जिससे भक्तों और पर्यटकों के लिए यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। ये पर्यटक के लिए खास करके बनाया जा रहा है। ये कनेक्टिविटी में बहुत सारा परिवर्तन लाने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक ओडिसी का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू का अमृत महोत्सव है सांस्कृतिक ओडिसी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव, किसका, विविधता का अमृत महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। यह पूर्वोत्तर भारत का 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है। कहाँ का है, पूर्वोत्तर भारत का 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है। महोत्सव का उद्देश्य है पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि उत्पादों में आदान प्रदान को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य याद कर लेंगे क्या है, अमृत महोत्सव और वाला का उद्देश्य क्या है, तो पारंपरिक हस्तशिल्प,
हथकरघा और कृषि उत्पादों में आदान प्रदान को बढ़ावा देना है, जो क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए उत्प्रेरक बन सकता है। ठीक है, यह महोत्सव कृषि मंत्रालय के साथ साझेदारी में डोनर मंत्रालय DONER मंत्रालय द्वारा आयोजित उद्यान उत्सव 2024 के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में DONER मंत्रालय के द्वारा आयोजित उद्यान उत्सव 2024 के एक भाग के रूप में इसका आयोजित किया जा रहा है। DONER इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की वैश्विक सूची में 5 वेटलैंड्स जोड़े जाने से भारत की रामसर साइटें बढ़कर 80 हो गई है। देखिए, पहले हमारे कहाँ कितना था? तो 75 रामसर साइट था, वर्तमान में 5 और जोड़कर कितना हो गया? 80 हो गया है। तो कितना देखते हैं कौन कौन सा शामिल किया गया है। और वर्तमान में है आर्द्र भूमि अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। क्या है? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, जो कि कर्नाटक का है। इसकी विशेषता क्या है कि मानव निर्मित ग्राम सिंचाई टैंक, क्या है? मानव निर्मित ग्राम सिंचाई टैंक सदियों पहले बनाया गया था। पेटेंट स्टॉर्क और ब्लैक हेडेड आइबिस का यह घर है। ठीक है, जिसके कारण इसे क्या दिया गया? वेटलैंड में शामिल किया गया है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। इन 5 का नाम आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि पूछ देता है वर्तमान में कौन किसे किसे शामिल किया गया और कहाँ कहाँ से है। तो आपको 3 कर्नाटक से और 2 तमिलनाडु से शामिल किया गया। ठीक है, एक तो है क्या? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, जो कि कर्नाटक से है। उसके बाद है अघनाशिनी मुहाना। अघनाशिनी मुहाना ये भी कर्नाटक से है, और यह कहाँ पे है? तो अरब सागर के साथ अघनाशिनी नदी के संगम पर यह निर्मित है। मुहाना चावल के खेतों यानी स्थानीय रूप से गजनी चावल के खेतों के रूप में जाना जाता है, में पारंपरिक मछली पालन किया जाता है। चावल के खेत में मछली पालन किया जाता है। अरब सागर के साथ अघनाशिनी नदी के संगम पर इसका निर्माण किया गया है, इसलिए इसे अघनाशिनी मुहाना नाम है, कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, जो कि कर्नाटक में है। ये भी सिंचाई प्रयोजनों के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए मानव निर्मित आर्द्र भूमि का निर्माण किया गया, यानी मानव के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दक्षिणी भारत में बार हेडेड हंस के लिए सबसे बड़े शीतकालीन आश्रय स्थलों में से एक है। उसके बाद है कराई बेटी पक्षी अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु का है। इसमें क्या है? पिन टेल्ड बतख, गार्गेनी, नॉर्दर्न सवेलर, कॉमन पोचार्ड, यूरेशियन विजियन, कॉमन टील और कॉटन टील का क्या है? घर है ये। और अगला है कि लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, जो कि अभी तमिलनाडु का है, तमिलनाडु से 2 है। ये लॉन्गवुड सोलर रिजर्व क्या है? वनाच्छादित आर्द्र भूमि है। ब्लैक चिंड, नीलगिरी लाफिंग थ्रस, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, नीलगिरी वुड कबूतर के लिए के आवास के रूप में जाती है, यानी यहाँ पे पक्षियों के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। ठीक है, तो आप फिर से याद कर लें कौन कौन है कर्नाटक से। कर्नाटक से आपको अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, अघनाशिनी हो जाएगा और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व हो जाएगा। और तमिलनाडु से कराई बेटी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व है, जो कि वर्तमान में 5 वेटलैंड को शामिल किया गया है। और वेटलैंड के बारे में कुछ समझ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है? रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर आर्द्र भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 172 देशों ने हस्ताक्षर किया है। कितने? 172 देशों ने, और आर्द्र भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किया गया। इसका नाम ईरान के उस शहर के नाम पर रखा गया जहाँ इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी वो कहाँ पे? रामसर नामक स्थान पे इसका क्या किया गया था? सिग्नेचर किया गया था ईरान के, इसलिए उसका नाम रामसर कन्वेंशन ही कर दिया गया। और इसकी शुरुआत 1971 में हुआ था, 18 देशों के साथ हुई थी। जिस समय इसकी शुरुआत हुई उस समय मात्र 18 देश शामिल थे। यह सम्मेलन आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी चरित्र को संरक्षित करने के लिए सबसे पुराने अंतर सरकारी समझौतों में से एक है। इसे वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, और इसका उद्देश्य है जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए
वेटलैंड का एक वैश्विक नेटवर्क को विकसित करना है। तो इसका उद्देश्य भी याद कर लेंगे, क्या है, जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए वेटलैंड का एक वैश्विक नेटवर्क विकसित करना। और दुनिया भर में 24 से अधिक रामसर साइटें हैं। पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबोर प्रायद्वीप में नामित की गई थी। सबसे पहले कहाँ से हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में कोबोर प्रायद्वीप से इसको शामिल किया गया था। सबसे बड़ा स्थल ब्राज़ील के रियो निग्रो है। उसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में नंगरी, तुम्बा, मेंडोम्बे और कनाडा में क्वीन मॉड खाड़ी है। ठीक है, सबसे बड़ा तो रियो निग्रो है। उसके बाद आपको कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है गिरी, तुम्बा, मेंडोम्बे और कनाडा में है क्वीन मॉड खाड़ी। ठीक है, भारत में पश्चिम बंगाल सुंदरबन सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो रामसर स्थल से संबंधित इतना सारा टॉपिक था। चलिए, तो नेक्स्ट है कि सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर सुमजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भट्ट गुट को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है। ठीक है, क्या है कि मुस्लिम सम्मेलन जम्मू कश्मीर यानी सुमजी गुट भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में संलग्न था। जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ से अलग करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को सक्रिय समर्थन कर रहा था। सुमजी गुट और उसके सदस्यों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 संहिता अधिनियम दर्ज किया गया है। ठीक है, और मुस्लिम सम्मेलन और जम्मू कश्मीर यानी भट्ट गुट का क्या है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा देने और सहायता करने और बढ़ावा देने में फंसाया गया आतंकवाद समर्थन करने और भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, स्वायत्तता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गैर कानूनी कार्यों में भाग लेने का आरोप लगाया गया है। भट्ट गुट और उसके सदस्यों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम 1967 संहिता कानून के तहत कई आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। तो आपको इन दोनों का नाम याद कर लेना है कि किसको अभी गैर कानूनी घोषित किया गया है। तो मुस्लिम सम्मेलन जम्मू कश्मीर यानी सुमजी गुट और मुस्लिम सम्मेलन जम्मू और कश्मीर यानी भट्ट गुट को क्या कर दिया गया, अभी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, जो कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था और भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरा में डाल रहा था। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्री ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो शिक्षा मंत्री ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा संचालित स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की है। तो किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, IIT मद्रास के द्वारा किया गया है और धर्मेंद्र प्रधान हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है कामकाजी पेशेवरों सहित शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्रदान करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो भी कामकाजी पेशेवर है या शिक्षार्थी हैं, इनको रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाया जाएगा, उसको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम करेंगे सत्येंद्रनाथ बोस से के आगे, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।